हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर जो प्रश्न था वो ये, एक तो वैवाहिक जीवन को लेकर, जहाँ पे जातक का ये भी कहना था कि चलित कुंडली को भी दिमाग में रख के एक्सप्लेन करना है, और दूसरी चीज़ ये कि आर्थिक स्थिति कुंडली के अंदर कैसी दिखती है, फाइनेंसेस कैसे दिखते हैं और मैरिज लाइफ कैसी दिखती है। पहली चीज़ तो, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं राहु की प्रवृत्ति काम करने जा रही है, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंसेस फील आउट कराएगा, क्योंकि ये चीज़ होती है बेचैनी। ठीक है, और जब कभी भी किसी चीज़ में बेचैनी आ जाए तो उस चीज़ को उस समय के लिए त्याग देना चाहिए। ये पहला नियम। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जहाँ पर अच्छा ना बता सके, खराब बोलने की बारी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि व्यक्ति वहाँ से शांत होकर भी कुछ समय के लिए हट जाए। क्योंकि उस कंडीशन में जो व्यक्ति भयभीत है वो और भी ज़्यादा भयभीत होने लगेगा। इसलिए जब क्वेश्चन बार बार उठ भी रहा था तो मैं उसका आंसर नहीं कर रहा था। अब बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, अब आंसर करता हूँ और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम कर रहे हैं आर्थिक स्थिति को लेकर। अगर तो कुंडली के अंदर इम्पॉर्टेंट है हमारा सेकंड हाउस, जो कि हमारे संचित धन को और हमारे कुटुंब को, यानी कि हमारी सेविंग्स को, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इस कुंडली के अंदर सबसे पहली कंडीशन, बहुत नॉर्मल तरीके से जाए तो प्रॉब्लम इस बात की है कि छठे भाव का स्वामी जो है वो उच्च राशि अवस्था में बैठा हुआ है। चलित में वो भले एक भाव पीछे चला जाएगा, लेकिन राशि अवस्था में तो उसे मीन राशि का ही मानेंगे। दूसरी बात है कि छठे भाव का स्वामी चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठ के उस भाव को प्रभावित कर रहा है। ऐसे स्थिति में यदि ये कंडीशन बनती है तो ये इस बात को सीधे सीधे दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर मन में, फोर्थ हाउस, मन और प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ा सा संघर्ष नजर आएगा। क्योंकि जब भी छठे भाव का स्वामी जो है वो पावरफुल पोजीशंस में आता है, स्ट्रांग होता है, उच्च अवस्थाओं में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि चुनौतियाँ बढ़ जाया करती हैं। ठीक है, तो ये पहली तो इस प्लेसमेंट के कारण एक चुनौती है। मन से तो व्यक्ति फिर भी ठीक है, क्योंकि दो शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह वहाँ बैठे हैं, लेकिन छठे भाव का स्वामी होने के कारण संघर्ष की स्थिति दिखाएंगे। लाभ भाव का स्वामी अपने से 6-8 हो गया है। ऐसे स्थिति में भी अगर हम बात करें तो जीवन के अंदर जो एक आर्थिक उन्नति है वो भी थोड़ा विलंब से देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लस पॉइंट में ये रहेगा कि पंचम का स्वामी जो है वो जाकर यहाँ पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में उन्नति के लिए, एक तरीके से आर्थिक उन्नति बनाने के लिए व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिसमें कि मंगल सपोर्ट करेगा, क्योंकि पंचमेश है और पंचमेश वहाँ पे समर्थन दे देगा। तो वहाँ तक तो बात पॉजिटिव कही जा सकती है। लेकिन देखिए, जब सेविंग्स की बात आएगी तो सेविंग्स के लिए यहाँ पे एक तो केतु की मौजूदगी है। केतु यदि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर अचानक से खर्च होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उम्र के 48वें साल तक अचानक से आप 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए भी सेव करके रख लो तो भी वो अचानक से खर्च होते ही रहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग्स नहीं होती, लेकिन खर्चे बहुत अचानक से आते हैं जब सेकंड हाउस में राहु या केतु जैसे ग्रह आते हैं तब। ठीक है, दूसरी बात है कि वहाँ के जो स्वामी बन रहे हैं वो शनिदेव, उनकी स्थिति जो है वो कुंडली के अंदर जाके नीच राशि अवस्था में आ रहे हैं। और दूसरी बात है, ना सिर्फ कि उसमें आ रहे हैं बल्कि 8वें भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ भी जुड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि और चंद्रमा की जो युति है पंचम भाव में बन रही है, वो नेचुरल ऊर्जा के द्वारा थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे मंत्र शक्ति को भी यूज करने जाएं तो भी चुनौती पैदा होगी, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक साथ युति कर रहे हैं। कॉम्बिनेशंस को रीड करके देख लीजिए। चंद्रमा का यहाँ बैठना ठीक था इस मामले में कि अचानक से जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ की स्थिति बन जाएगी। अचानक से जीवन के अंदर आर्थिक लाभ की स्थिति बन जाएगी। ये इस कॉम्बिनेशन के कारण मुमकिन है, क्योंकि सेकंड हाउस और साथ साथ आपका 8th हाउस, सेकंड हाउस और 8th हाउस आपस में समसप्तक होते हैं, उनके स्वामी एक साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, अष्टम का स्वामी पंचम से जुड़कर जो है लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है। संतान संबंधित चीज़ों में डिले आता है, फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर गेंस आ जाते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, शनि इस भाव में बैठ के नीच राशि अवस्था में आया है, जिसकी वजह से वो भाव जो है वो पीड़ित और प्रभावित हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी बात है, शनि का यहाँ बैठ जाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से एक्चुअल में जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो प्रॉब्लम किस चीज़ पे क्रिएट करेगा। देखिए, शनि जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे वो दुख के तत्व को लेकर चल रहा है, प्लस वो
चंद्रमा को साथ लेके बैठा है तो चंद्रमा का भी प्रभाव जो है वो मिश्रित हो गया। ये क्या था, आठवां घर। आठवें घर का स्वामी मतलब ससुराल पक्ष की स्थिति। ससुराल पक्ष की स्थिति का स्वामी जो है वो जाके दुख के कारक ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, तो वहां पे एक अजीब सी चुनौती पैदा कर देगा। खुद के घर के अंदर की स्थिति की बात करें तो भी सेकंड हाउस लॉर्ड था, वहाँ केतु की प्लेसमेंट थी और फिर वो जाके नीच राशि अवस्था में आया, वहाँ पे भी उसने एक तरीके से संघर्ष पैदा किया है। तो अगर मोटे तौर पे आपका पहला प्रश्न था वो था आर्थिक स्थिति, तो जीवन में 2-4 बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहाँ पे अचानक से धन लाभ होगा। पंचम का स्वामी जाके बैठा है, 12th का लॉर्ड रिजल्ट अपने दूसरी राशि का करता है और प्लेसमेंट का करता है, तो 12 से खर्चे आए उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 4 बार ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जहां पर कि आर्थिक उन्नति तो आएगी, लेकिन यहाँ पे जो इसमें भाव स्वामी का नीच होना उस भाव को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और केतु की मौजूदगी अचानक से जीवन में धन के खर्च को भी दर्शाएगी। तो ये बात तो पहली बात हो गई। दूसरा प्रश्न जो था वो वैवाहिक जीवन को लेकर था। अब देखिए, वैवाहिक जीवन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सप्तमेश जो है वो है बुध। बुध की स्थिति जो है वो यहाँ पे सूर्य के साथ है। सूर्य 9 डिग्री पर है। सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में है, तो वो जो आत्मा है, वो जो जीव है, उसके अंदर कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव काम कर रहे हैं, और इस लिहाज से चाहते तो बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा ही चाहते होंगी, क्योंकि राहु चाहतों का ग्रह है, लेकिन राहु की प्लेसमेंट एक तो इमोशनल राशि में है और दूसरे अष्टम में। ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट में आ सकता है, क्योंकि आत्मा को, सूर्य को जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है जिससे वो ड्रिवन हो रहा है वो चाहतों का ग्रह तो है, लेकिन वो बहुत इमोशनल है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का जो पूरा कॉन्फिडेंस होता है, किसी भी व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें सूर्य एक कोर प्लैनेट है। अगर सूर्य के नक्षत्र स्वामी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति अंदर से इमोशनली या फिर काफ़ी हद तक अपने कॉन्फिडेंस को यूज़ करने की कंडीशन दिखाता है। इवन दो कि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य की प्लेसमेंट तीसरे भाव में होने के कारण व्यक्ति जो होगा वो काफ़ी हद तक बोल्ड होगा। फिर अब यहाँ पे योग देखें, योग की स्थिति की बात करें तो बुध और सूर्य गैप है इनके बीच में, 23 डिग्री के आसपास का बुध है और सूर्य जो है वो तो 9 डिग्री के आसपास में जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में इन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन बुध सूर्य के साथ यदि जुड़ रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य का एक पृथकतावादी प्रभाव उसे झेलना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो कि समझने वाली है वो ये कि बुध की यहाँ पे प्लेसमेंट जो है ना, इस भाव से तो 9 बार आगे है, लेकिन तीसरे भाव में, और भाव चरित में बुध नहीं बदल रहा। तीसरा भाव बताता है पराक्रम और संघर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तीसरे भाव में ग्रह बैठा है वो इस बात को इंगित कर रहा है कि जीवन में वैवाहिक चीज़ों को लेकर और अपने स्टेटस काम को लेकर एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा। तीसरा भाव करेज का है, वो भाव करेज दे सकता है और ग्रह उस भाव में जाके बैठा है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन की दृष्टि से और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। किस्मत का स्वामी होके तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव हमें क्या देता है? साहस पराक्रम फिर संघर्ष, क्योंकि साहस पराक्रम की आवश्यकता ही कहाँ पर है? जहाँ पे परेशानियां आएंगी। तो ऐसी स्थिति में भाग्य भी इसी बात को दर्शाता नजर आ रहा है। शुक्र नेचुरली शुभ ग्रह है, लेकिन इस लगन कुंडली के लिए 6ठे भाव का स्वामी और 11वें का स्वामी होने के कारण बहुत पॉजिटिव नहीं होता। तो आप इस बुध को पीछे शुक्र से आगे सूर्य और केतु से अगर घिरा हुआ देखते हैं तो एक प्रकार से पापकत्री प्रभाव में काम करेगा। शुक्र इवन दो पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन इस लगन कुंडली के लिए 6ठे और 11वें का स्वामी है। 11वें का स्वामी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं करता। सेकंड राशि को देखें तो सेकंड राशि 6ठे भाव में आ रही, ऐसी स्थिति में वो ग्रह फंसा हुआ है। तो ये तो पहला ऊपर से एक ऑब्जर्वेशन है। अब स्पेसिफिकली D9 देख लीजिए, क्योंकि कंसिडरेशन मैरिज का था, विवाह भी हुआ नहीं, पहले से आपने चिंता इतनी लगा दी। अब जो बोलूंगा उसके बाद चिंताएं बढ़ेंगी। पहली कंडीशन देखिए, ये वर्गोत्तम कुंडली है, इसका मतलब है व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट बैठी हुई है जो कि एक्चुअल में 9th हाउस लॉर्ड है। 9th हाउस लॉर्ड का आके लगन में बैठना नवांश की स्थिति में अच्छी स्थिति है, लेकिन सूर्य जैसे ग्रह का अगर वहाँ प्लेसमेंट हो गया तो उसमें एक ईगो इशू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सूर्य अपने आगे किसी और को चलने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती जो आएगी वो ये कि व्यक्ति का जो नेचर है उसमें उनको बहुत हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में जाके बैठा है और एक अच्छे भाव से आके बैठा है, वहां तक की चीजें पॉजिटिव है। मन, आखिरकार इंसान दुखी कब होता है? जब उसका मन दुखी हो जाता है। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है नवांश में वो जाके दुखी हो रहा है, नीच राशि अवस्था पैदा कर रहा है। यहाँ पर अगर ये पूरी तरह से पीड़ित हो जाए, जैसे कि ये शनि से पीड़ित हो रहा है, तो इस स्थिति में वो नीचभंग राजयोग तो बनाएगा। लेकिन अब देखिए, समझिएगा, जन्म कुंडली में ये चंद्रमा अष्टम भाव से आया है, क्योंकि स्वामी है वहाँ का,
और अष्टम भाव वैवाहिक जीवन के अंदर उसको आगे बढ़ाने का है। ठीक है, अगर ये हाउस होता है तो उसका नेक्स्ट हाउस उसको आगे बढ़ाने का होता है, शरीर को आगे बढ़ाता है भोजन, उसी तरीके से नेक्स्ट हाउस उसको आगे बढ़ाने का है। यहाँ पर इसकी स्थिति शनि और मंगल जैसे ग्रहों से प्रभावित और पीड़ित हो रही थी, जबकि यहाँ पे जाके ये नीच राशि अवस्था में फिर शनि से दृष्ट हो गए और राहु से भी दृष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में या तो ससुराल पक्ष की तरफ से चुनौतियां पैदा हो रही हैं या किसी न किसी बात पे वैवाहिक जीवन के अंदर अचानक से कोई ना कोई चुनौतियां उत्पन्न होती नजर आ रही हैं। ये नेगेटिव कंसिडरेशन बन जाएगा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट को आप देखते हो वहाँ पे इंडिपेंडेंट चंद्रमा की स्थिति उस डिवीजन को लेकर बताती है मन कितना खुश, मन कितना दुखी। तो यहाँ पे मन जो है वो दुखी होता हुआ नजर आ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी, कारक ग्रहों को भी साथ में लेते हुए चलते हैं। गुरु जो है, क्योंकि ये फीमेल चार्ट है, तो गुरु जो है वो कारक है। अब गुरु जो कारक है वो छठे भाव के स्वामी से पीड़ित प्रभावित हो रहा है, शुक्र के साथ जुड़ रहा है तो वैभव से जुड़ रहा है। वैभव तो आ रहा है, वेल्थ तो आ रही है, लेकिन छठे का मतलब संघर्ष आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन का जो कारक ग्रह है गुरु, वो संघर्ष के स्वामी के साथ जुड़ने के कारण चुनौतियां लेगा, भले ही वेल्थ डेवलप हो जाए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आगे सूर्य और पीछे शनि जैसे ग्रहों से जो फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी पाप का फॉर्मेशन में बैठा हुआ है। यहाँ पर आ जाए तो यही कारक गुरु जो है ये राहु के तो एक्सिस में आ गया और उसकी एक राशि जो है वो राहु से प्रभावित हो गई। ऐसी स्थिति में फिर थोड़ी सी चुनौतियां वैवाहिक जीवन के अंदर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ भी देख लीजिए, भाग्य का स्वामी तो अच्छा बैठा था, लेकिन इस भाग्य में ही छठे घर का स्वामी आके बैठ गया। इस स्थिति में कहीं ना कहीं ये संघर्ष वैवाहिक जीवन में भाग्य में आके बैठ गया शुक्र के कारण। तो अब आप समझ पाओगे, शुक्र यहाँ पे कारक को प्रभावित कर रहा है, सुखों को प्रभावित कर रहा है, वही शुक्र यहाँ पर भाग्य को प्रभावित कर रहा है, तो संघर्ष वैवाहिक जीवन के अंदर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मेशन, चंद्र कुंडली से भी हम यूज करते हैं रिलेशंस में, मैंने हर बार कहा। तो चंद्र कुंडली से देखें, सप्तम में मंगल की मौजूदगी और फिर शनि का प्रभाव। तो जो चंद्रमा से मन से जब हम मैरिज जैसे रिलेशंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ पे एंगर एग्रेशन का ग्रह काम कर रहा है और दूसरी तरफ पे एक पेशेंस की बात हो रही है। मतलब जीवन में चुनौतियां आ रही हैं जहाँ पे व्यक्ति को संयम भी रखना पड़ रहा है और उसको गुस्सा भी आ रहा है। तो इस स्थिति को तो क्या बोले, अंदर ही अंदर व्यक्ति को घुटना भी पड़ेगा। एक तरफ आप पेशेंस रखने की बात करो और एक तरफ एंगर की बात करो। पेशेंस का स्वामी जो है वो नीच राशि अवस्था में, मतलब शनि जो है जो कि संयम दिखाता है, पेशेंस दिखाता है, उसकी स्थिति नीच राशि अवस्था में, तो पेशेंस टूट रहा है और इसका नीच भंग हो जाएगा। इसका नीच भंग होगा मंगल से, तो एंगर एग्रेशन से होगा। अब ये स्थिति जो है एंगर एग्रेशन से अगर नीच भंग होगा, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आ रही हैं, चुनौतियों के बाद हम साहस पराक्रम मंगल को दिखा रहे हैं, तब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। वैवाहिक जीवन के हटके भी अगर हम बात करें, सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच हो रहा है और फिर नीच भंग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले तो नीच हो रहा है, पहले तो दुखी हो रहा है, फिर व्यक्ति अपनी बुद्धि बल से संघर्ष लगाकर काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, भाव के पीड़ित हो जाने के कारण जो चीज़ सॉल्यूशन आसानी से आनी चाहिए वो आसानी से नहीं आती, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, इस कुंडली के अंदर यहाँ पे फिर अगेन सप्तमेश जो है वो बने हैं बुधदेव। प्लेसमेंट अपने से अच्छी है, लाभ भाव में है। ठीक है, अपने से लाभ भाव में है, तो विवाह के बाद किसी प्रकार का लाभ जरूर हो जाएगा। यहाँ पे भी हुआ ना कि विवाह का स्वामी भाग्य के साथ जुड़ा है, संघर्ष जरूर होगा लेकिन लाभ हो जाएगा, तो लाभ तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर बात यह है कि एक तरफ राहु एक तरफ शनि, इस स्थिति में वो पाप कतरी में फंसा हुआ है। गेंस को बनाने के बाद भी किसी ना किसी रूप में संघर्ष को, किसी ना किसी बात को अंदर ही अंदर फील करने की बात होती रहेगी। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसी भी डिविजनल चार्ट में, जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है उसको और फोर्थ हाउस को देखना जरूरी है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड तो गुरु हो गए और गुरु जाके केतु से बैठे। केतु एकांत तत्व या आध्यात्मिक ग्रह है, तो इस लिहाज से देखें, चंद्रमा का नीच राशि अवस्था में जाना व्यक्ति को अकेलेपन या अध्यात्म की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। गुरु का केतु के साथ संबंध इसी स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो अवमन जो है वो ये बात आ रही है कि व्यक्ति या तो थोड़ा सा अकेला रह के चलता हुआ नजर आ रहा है जीवन के अंदर। दोनों ही परिस्थितियों में बात करूँ तो मैरिज लाइफ के अंदर की चीज़ें थोड़ी सी लिमिटेड हो रही हैं। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में जो फॉर्मेशन है इस चार्ट का वो प्रोफेशन की तरफ खींच के लेके जाएगा, और प्रोफेशन की तरफ खींच के ले जाते हुए, ध्यान रखिएगा, प्रोफेशन की तरफ खींच के ले जाते हुए वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, सूर्य ने संबंध बुध के साथ लिया है और बुध जो है वो 10th हाउस और 7th का है, इसलिए आत्मा इन दोनों से, दसम और सप्तम से प्रभावित होकर ही आगे जीवन में बढ़ने वाली है। वैवाहिक जीवन के अंदर आने वाली कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको प्रोफेशंस की तरफ आगे फोर्स आउट करेंगी। अर्निंग्स वहाँ से होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। प्रॉब्लम इस बात की है कि अर्निंग्स तो हो रही है लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने ये भी आपसे कहा था कि भाई सबसे पहले जो दूसरा चार्ट है जिसके साथ मैरिज हो रही है उसको देखना जरूरी है।
यहाँ पे चंद्र कुंडली से मांगलिक है तो मांगलिक मैच के साथ भी देखना पड़ेगा आपको जीवन में। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति जीवन में पैसे कमा सकता है लेकिन उसके पार्टनर की वजह से उसको खर्च करना पड़ जाता है। तो अभी दूसरे चार्ट का कुछ पता नहीं है, यहाँ तो ऊपर ऊपर से हिंट आ रही है, अचानक से खर्च आएंगे, कुछ आर्थिक लाभ भी होंगे, ये दो चीज़ें नजर आ रही हैं। लेकिन क्यों खर्च होंगे ये सेकंड चार्ट फिर बताएगा कि वहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या उनका जॉब लॉस हो रहा है, उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो कारण है कि व्यक्ति को आगे बढ़ के आना पड़ रहा है चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो ये इस इंडिविजुअल चार्ट में ये कह पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो बस इतना नजर आ रहा है कि ये बुध जो है सप्तमेश जो है वो कह रहा है कि पराक्रम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुध, तो बुध की स्थिति फिर शत्रु राशि पे मंगल की राशि में बैठा है, तो एंगर एग्रेशन है, 1 नंबर की राशि है और 5वां घर प्रेम है, तो दोनों चीज़ें आ रही हैं, प्रेम भी है लेकिन एंगर एग्रेशन भी फेस करना पड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों का सामना यहाँ पे करने की स्थिति नजर आती है। सुख भाव का स्वामी और फर्स्ट हाउस का लगन का स्वामी दोनों ही राहु के तो एक्सेस में है, मतलब किसी न किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सोच सोच के और ज़्यादा बढ़ेगी। थोड़ी सी भी चीज़ है तो राहु का फॉर्मेशन इमोशनल है बेसिकली, यहाँ पे भी ये जल तत्व राशि में, वहाँ पे भी इमोशनल है। तो व्यक्ति का जो इमोशनल तत्व है वो छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़े लेवल तक बनाने की ताकत दिखा देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात भी कही थी कि सूर्य आत्मा राहु से नियंत्रित है, जिसमें विल पावर होती है सूर्य, वो राहु से नियंत्रित है और राहु सूर्य की तुलना में पावरफुल प्लैनेट है। तो आत्मा जो है वो इमोशनल चीज़ों में डिस्टर्ब होने वाली परिस्थितियों को ज़्यादा दिखा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम नैसर्गिक बल की बात करते हैं तो वहाँ पे राहु केतु ये सबसे ज़्यादा बलवान हो जाते हैं जब बात सूर्य की हो। तो सूर्य से भी ज़्यादा बलवान राहु और केतु को माना जाता है, क्योंकि वो अपने प्रभाव में, खासकर राहु माया अपने प्रभाव में किसी भी आत्मा को कहीं पे भी बहका सकती है। ये कंडीशन वहाँ पे भी काम करती है। लास्टली आपका एक क्वेश्चन और था, वो था कि 8वें घर में राहु की प्लेसमेंट है तो उसको कैसे देखें। देखिए 8वें घर में राहु की प्लेसमेंट है, राहु सीधे सीधे देखेगा कि चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा अच्छे भाव में बैठा है, तो राहु जो है वो कोशिश तो यही करेगा कि अच्छे से चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। लेकिन चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 2 क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, ठीक है। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं राहु इमोशनल राशि में बैठा है, तो व्यक्ति इमोशनल होकर ही कहीं ना कहीं हड़बड़ी में कुछ कर बैठेगा, ये एक स्थिति पैदा होती है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो एक तरफ शनि और एक तरफ मंगल, दोनों का प्रभाव है। चंद्र राशि को देखें तो मंगल है, यानी कि मन में साहस है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने मन के साहस के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करेगा। जहाँ तक बात है राहु का अष्टम में आना, वो अचानक के तत्व को दिखाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भारी नुकसान कर रहा है ये राहु कि 8वें में बैठा है तो कहीं गिरा ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, 8वें में बैठा हुआ राहु इमोशनल फैक्टर्स की वजह से मैरिज लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा या ससुराल पक्ष से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। और दूसरी बात है, क्योंकि चंद्रमा की प्लेसमेंट ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पे पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। यहाँ पर अगर हम स्थिति को देख रहे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट नीच राशि अवस्था होने के कारण असर पूरी तरीके से अष्टम भाव के ऊपर देखने को मिलने वाला है। एक और बात जो कि समझ सकते हो आप, क्योंकि आपने उसमें क्वेश्चन तो नहीं किया लेकिन फिर भी जवाब दे रहा हूँ। इस कुंडली के अंदर इस भाव के ऊपर 6ठे भाव के स्वामी और पहले और चौथे भाव के स्वामी की दृष्टि है, और ये दोनों ही शुभ ग्रह होते हैं नैसर्गिक रूप से। तो इनकी दृष्टि यहाँ पर होने के कारण 100% स्टेटस बनाने के लिए व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो उस पर अपनी पकड़ हासिल करेंगे, यानी कि जीवन में स्टेटस जरूर मिलेगा। क्योंकि शनि का संबंध 2nd हाउस से हो रहा है, ऐसे स्थिति में ये कह सकते हैं कि सेविंग्स से जुड़ी हुई बातें हों, पराक्रम से जुड़ी हुई बातें हों, और कुछ हद तक इनके भाग्य के खुलने और विवाह की खुशियों को खुलने की भी बातें हों, तो उसमें शनि का फैक्टर, डिले का फैक्टर काम करेगा, जो कि 30 साल से लेकर 36 साल की अवधि के बीच में खुलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। शनि का नीच भंग मंगल से हो रहा है, लेकिन मंगल 12th लॉर्ड भी है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जब शनि का नीच भंग मंगल से हो रहा हो, इसका मतलब है कि जीवन में साहस और पराक्रम कहीं ना कहीं किसी लेवल पर दिखाना पड़ेगा, तब जाके मंगल के कारक तत्व जब एक्टिव होंगे तब जाके ही उस ग्रह का नीच भंग होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी ग्रह नीच हो रहा है उसका नीच भंग जिस ग्रह से होता है वो ग्रह के कारक तत्वों की आवश्यकता है। और सवाल ये उठेगा कि नीच भंग होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि चंद्र कुंडली से ये केंद्र में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और लगन कुंडली से भी इनकी प्लेसमेंट पॉजिटिव हाउसेस के अंदर है, तो ये चीज़ें आएंगी, देर से आएंगी, ठीक है। मंगल का एक प्रभाव चौथी दृष्टि से इसके ऊपर भी है, इस कारण केतु जो है वो भी प्रभावित है। दूसरी बात है, यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट उसकी 10वीं दृष्टि इसके ऊपर दे रही है, तो सबसे बड़ी दिक्कत इस ग्रह को है। केतु जो है ये हाईली नेगेटिव है इस कुंडली के अंदर। रीजन भी मंगल से दृष्ट हो रहा है और शनि से दृष्ट हो रहा है, 2 क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, और बैठा भी शनि जैसे ग्रह की राशि में, इस कारण से
केतु सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सॉल्यूशंस पॉइंट पर बात कर लेता हूँ, तो वो यही होगा कि यहाँ पर स्पेसिफिकली गणेश जी का एक मंत्र आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो केतु थोड़ा सा अपनी ऊर्जाओं को संभाल के रख सके और फिर एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें बन सके। तो आई होप कि जो आपका कंसर्न क्वेश्चन था वो समझ में आएगा। चैलेंजेस एक इसकी वजह से हैं, दूसरा इसके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि की वजह से है। यहाँ पे चैलेंज चंद्रमा की नीच राशि अवस्था की वजह से है, और क्योंकि चौथा भाव राहु से पीड़ित है तो बहुत सारी चाहतों के कारण, और वो भी बहुत बड़ी हुई चाहतों के कारण वहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है। सॉल्यूशंस की बात करूँ प्रैक्टिकली तो यही बोलूँगा, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। मेंटली चंद्रमा मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप इस चीज़ को कायम कर पाते हैं तो फिर यही चार्ट प्रोफेशनल सक्सेस देगा, क्योंकि गुरु का संबंध छठे भाव के स्वामी के साथ है जो कि लग्नेश है। इसका मतलब जीवन के अंदर जो आपका सर्विस है, नौकरी है, वो वाला भाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिवली प्रभावित है, क्योंकि उसको गुरुदेव अपनी छत्र छाया में ले रहे हैं। ठीक है, और एक और ऐसा ही बिल्कुल सेम चार्ट था, उसके अंदर भी यही हुआ, डिवोर्स की कंडीशन आई, लेकिन डिवोर्स के बाद अपना खुद का ही कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करने की कंडीशन बनी। तो यहाँ पर भी परिस्थिति कुछ ऐसी आ रही है, यहाँ पे वैवाहिक जीवन में चुनौती जरूर आएगी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये सर्विस के अंदर आगे ग्रोथ के बात को दिखाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रह सकते हो। धन्यवाद।